आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। जो एक्सेप्टेंस मीन्स होता है कि कोई चीज़ एक्सेप्ट हुई है, उसको करने के पहले हम लोग टेस्ट कर रहे हैं हाउ मच एक्सेप्टेबल द गिवन सॉफ्टवेयर इज। तो इसके अंदर हम लोग अगर स्टडी करने जा रहे हैं तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा जो मॉडल है, लाइफ साइकिल मॉडल है जो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का, कुछ वी शेप का है। और इसके अंदर जो स्टेप फॉलो होते हैं वो कुछ इस तरह से है कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस होती है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस सबसे पहले सेटअप की जाती है, व्हाट आर द एक्चुअल रिक्वायरमेंट। उसको आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसके बेसिस पे एक आर्किटेक्चर डिजाइन करते हैं सॉफ्टवेयर का कि दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर। एंड define the structure diagram, we design detail, we perform detailed designing documentation। तो इसमें हम उसका डिटेल में एक एक चीज़ का डायग्राम और सब कुछ चीज़ें डेरिवेट करते हैं कि हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, और उसके बनाने के बाद क्या फंक्शन होंगे उसके बारे में डिफाइन करना। ये सारी चीज़ें कौन से फंक्शन होंगे इस मॉड्यूल में, ये सारी चीज़ें डिफाइन करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग उसको जिस भी लैंग्वेज में कोडिंग करनी होती है उस लैंग्वेज में हम लोग कोडिंग करते हैं। और कोडिंग करने के साथ हम लोग जब करते हैं तो इंडिविजुअल मॉड्यूल के लिए अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हुए हम लोग मॉड्यूल करते हैं और उस मॉड्यूल को हम लोग फिर टेस्ट करते हैं। और जब वो फाइनली ये डेवलपर ही करते हैं और डेवलपर जब उसको चेक कर लेते हैं कि जो मॉड्यूल आर एक्यूरेट, उसके बाद हम सारे मॉड्यूल को इंटीग्रेट करते हैं और इंटीग्रेट करके एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेशन करते हैं। और तब वो सिस्टम आपस में देखने को प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके बाद उसके ऊपर हम लोग सिस्टम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। सिस्टम इंटीग्रेशन करने के बाद हम लोग चेक करते हैं कि फाइनली जो हमारा इंटीग्रेट सॉफ्टवेयर बना है वो हमारी कितनी रिक्वायरमेंट वगैरह को सेटिस्फाई करता है, कितनी चीज़ों को फुलफिल करता है, और वो हमारे इनिशियल रिक्वायरमेंट को या के अकॉर्डिंग कितनी यूजर से कितनी रिक्वायरमेंट को मीट करता है, और उसके बेसिस पर वो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करता है। तो हम लोग उसको कह सकते हैं कि वाटरफॉल मॉडल से थोड़ा सा की तरह ही है। इसमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस होगी, फिर आर्किटेक्चरल डिजाइन, देन डिटेल डिजाइन, after that code and unit test, so after that software integration, then system integration, and after that acceptance test। तो हम अगर एक्सेप्टेंस टेस्ट को डिफाइन करें तो हम उसको कह सकते हैं कि एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कंसिस्ट ऑफ कंपेयरिंग a software system to its initial requirement and to current need of its end user, or in the case of contracted program to the original document। अगर शुरुआत में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है जिसमें हमने अपनी इनिशियल रिक्वायरमेंट्स बताई हैं डेवलपर के साथ, तो बाद में जब एज अ सिस्टम हमारे पास सॉफ्टवेयर आता है तो हम उसमें चेक करते हैं कि इनिशियल रिक्वायरमेंट के साथ में हमारा सॉफ्टवेयर कितना मैच करता है, हाउ मेनी ऑफ द रिक्वायरमेंट हैव बीन फुलफिल्ड। तो इस चीज़ को कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं लोग एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कहते हैं कि जो बन की जो चीज़ आई है उसमें एरर ना होना ये अलग है, वो टेस्टिंग अलग है। यूनिट टेस्टिंग इंटीग्रेशन सब मिलकर काम कर रहे हैं, बट इनिशियल रिक्वायरमेंट का सिस्टम देखा जाए कि वो कितनी रिक्वायरमेंट इनिशियली थी जिनको वो अभी मैच कर रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि जो बाकी टेक्निक्स ऑफ टेस्टिंग होती हैं उसमें और इसमें एक मेजर फर्क ये है कि जो बाकी की टेस्टिंग टेक्निक है उसमें हम लोग एरर को रिवील करने के लिए फोकस्ड होते हैं, लेकिन एक्सेप्टेंस टेस्टिंग आपका होता है कि वो जो प्रोडक्ट आपके सामने बन के आया है क्या वो कस्टमर की इनिशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, और क्या उसकी क्वालिटी एक्सेप्टेबल क्वालिटी में आती है या नहीं आती है। क्योंकि कोई चीज़ कर रहा है लेकिन अगर आप मान लीजिए एक वर्ड पे वर्ड टाइप कर रहे हैं और वो अगर आपका 10 मिनट बाद स्क्रीन पे दिखाई दे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। वो रन कर रहा है बट दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो इसमें क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज भी चेक होते हैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। फिर इसका गोल करते हैं। तो इसमें गोल में आप लोग अगर बात करें तो इसमें गोल होता है कि लोग मैन मशीन इंटरेक्शन करते हैं कि आदमी मशीन के साथ जब काम कर रहा है तो कितना हमें सही रिजल्ट मिल रहा है, और हमारी जो इनिशियल रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हुई है कि नहीं, जो फंक्शनलिटी खोज रहे थे वो फंक्शनलिटी हमको प्रोडक्ट में मिल रही है या नहीं मिल रही है। और आपका जो सिस्टम है विद इन कंस्ट्रेंट, जो आपके डिफाइंड कंस्ट्रेंट थे, आपने जो इनिशियली बताया था कि इस कंस्ट्रेंट में चल जाएगा,
और ये प्रोसेस रन कर जाएगी, वो उतने उस कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंगली चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और उसके बाद सिस्टम के इंडेक्स इंटरफेस के थ्रू वर्क करना है, ये भी हम उसके अंदर देखेंगे। अब हम लोग जब बात करते हैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग की, तो इसमें चार तरह से ये इमर्ज हुआ है सॉफ्टवेयर में। जो कौन कौन से मेथड्स हैं, चार मेथड से किया जा सकता है इसको एक्सेप्टेंस टेस्टिंग को। पहला है ट्रेसेबिलिटी मेथड, दूसरा फॉर्मल मेथड, तीसरा प्रोटोटाइपिंग मेथड और अदर मेथड। तो इसके अंदर हम देखेंगे ट्रेसेबिलिटी मेथड से। तो ट्रेसेबिलिटी मेथड वर्क्स बाय क्रिएटिंग अ क्रॉस रेफरेंस बिटवीन द रिक्वायरमेंट एंड एक्सेप्टेंस टेस्ट केस। तो जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे आपने 10 रिक्वायरमेंट लिखी, तो आपको उसके लिए 10 टेस्ट केस लिखने होंगे, और हम उनके बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे कि हमारी इस रिक्वायरमेंट को वेरीफाई करने के लिए, टेस्ट करने के लिए ये टेस्ट केस है, सेकंड माने 4 रिक्वायरमेंट, सेकंड के लिए ये है, थर्ड के लिए ये टेस्ट केस है, फोर्थ के लिए ये टेस्ट केस है। मतलब हर इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के लिए आपके पास टेस्ट केस होगा। तो ये बड़ा क्लियर होता है कि हम अपनी रिक्वायरमेंट को डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। तो लेकिन इस तरह का चीजें आपका, ये आपको कहते हैं वो ट्रेसेबिलिटी मेथड, ट्रेस किया जा सकता है कौन सी रिक्वायरमेंट किस टेस्ट के से सेटिस्फाई पता चल रहा है, तो फिर चेक करेंगे। और इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो भी एसआरएस बना हुआ है वो रिक्वायरमेंट्स के साथ में वो भी हमारा टैगिंग करते हैं कि ऐसा करते हैं कि हर रिक्वायरमेंट जो है एक पैराग्राफ में ही है, और रेफरेंस ईच रिक्वायरमेंट में पैराग्राफ एज टेस्ट नंबर। तो हम लोग जो भी चीजें होंगी, जो भी रिक्वायरमेंट रेफरेंस को आप लोग रेफरेंस ले रहे हैं, उसका पर्टिकुलर सेंटेंस नंबर लिखा होगा कि इस रेफरेंस के करस्पॉन्डिंग हमारा ये फंक्शनलिटी है सारे समझिए। तो जो एसआरएस आपने बनाना है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका टैग हो, जो जो रिक्वायरमेंट्स थी उसके हिसाब से पॉइंट्स में सर्च किया जा सके, तो उसको कहते हैं ट्रेसेबल। मतलब ऐसा रिक्वायरमेंट के साथ एसआरएस और फाइनल प्रोडक्ट सब के सब क्या होने चाहिए आपके, जैसे बोला गया इसमें कि आपके प्रोडक्ट हैं तो इसमें ये मेथड है कि ट्रेसेबल होना चाहिए उसको। और इसके साथ ही हम लोग के अंदर एक पॉइंट और है कि ये हर क्रॉस रेफरेंस जो होता है वो जो एक बार टेस्टर जो होता है उसको सब्जेक्टिवली क्रिएट करता है कि उसको कैसे करेंगे, और हमारे जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं सारस के भी, उनको भी हम लोग टैग कर देते हैं एक इंडिविजुअल टेस्ट केस के साथ कि कैसे उसको हम लोग चेक करेंगे। और इसके बाद हम लोग का जो डाटाबेस होता है, तो हम लोग ट्रेसेबिलिटी को चेक टास्क के लिए भी चेक करने के लिए कौन सा किस टेस्ट के लिए एक्सेप्टेड डेटाबेस तैयार किया जाता है, और उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स बना के हम लोग उसको चेकलिस्ट से इंश्योर करते हैं कि हमारा ये टेस्ट केस कितनी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, और इस बेसिस में होने वाले सारे टेस्ट वेरीफाई करते हैं कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट किस लेवल पे मीट हो रही है, और जो टेस्ट पास या फेल हो रहा है उसका हम लोग मार्क लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो हमारा ट्रेसेबिलिटी मेथड जो है, कहा जाए तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस होती है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद हम लोग डेवलप एक्सेप्टेंस टेस्ट करते हैं, और साथ ही साथ हम लोग डेवलप ट्रेसेबिलिटी करने के लिए डेटाबेस भी तैयार करते हैं, और दोनों के बीच में मैपिंग कर देते हैं। तो कहते हैं हर रिक्वायरमेंट के लिए पर्टिकुलर डेटाबेस रिलेटेड होगा, हर रिक्वायरमेंट के लिए एक टेस्ट केस होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा टेस्ट केस और हमारे डेटाबेस है, ट्रेसेबिलिटी वाला डेटाबेस होगा, उसमें हम रेफरेंस ले सकते हैं कि इसको डेटाबेस में उसका हम लोग एक्सेप्टेंस के साथ उस रिक्वायरमेंट्स के करस्पॉन्डिंग डेटाबेस में हमारा क्या डेटा है। तो ट्रेसेबिलिटी मेथड हमारे कई है, तो उसमें से एक सैंपल मेथड भी है, इसमें हम टेस्ट इवैल्यूएशन मैट्रिक्स से यूज करते हैं। इसमें हम लोग का दिखाता है कि कौन से रिक्वायरमेंट को टेस्ट करने पे जो कौन सी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो रही है, किस टेस्ट से कौन सी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो रही है। तो एक रिक्वायरमेंट को हमें तीन टेस्ट लेवल का ऑप्शन होता है। तो सेलेक्ट द टेस्ट सिनेरियो दैट satisfies the test object and exercise requirement in that level। तो हम उस सिनेरियो को लेंगे जिसमें टेस्ट ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई होते हैं। तो जनरेट टेस्ट केसेस फ्रॉम द टेस्ट सिनेरियो बाय सेलेक्टिंग टारगेट कॉन्फ़िगरेशन। फिर हम टेस्ट केस लिखते हैं कि उसकी टारगेट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली भी लिखते हैं। तो ट्रेसेबिलिटी मेथड में हम लोग जो हमारे सोर्स के लिए रिक्वायरमेंट होगी और जो डेस्टिनेशन के लिए रिक्वायरमेंट होगी, तो
उसके लिए हम लोग टेस्ट केस लिखते हैं। ये हमारा क्या टारगेट कॉन्फ़िगरेशन, जैसा हम टारगेट कॉन्फ़िगरेशन चाहते हैं उसके करस्पॉन्डिंगली हम चेक करते हैं कि हमारा जो डेटा है टेस्ट केस से बराबर करते हैं कि वो हमारा कितना प्रॉपरली कॉन्फ़िगर हो रहा है, इसमें आप जिस फॉर्मेट में करना चाह रहे हैं उस तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एक रिक्वेस्ट मेथड भी होता है, रिक्वेस्ट क्वेरी एंड स्पेसिफिकेशन टूल्स। तो इसमें आप लोग का रिक्वेस्ट टूल क्या करता है, रूटीन इंफॉर्मेशन होती है उसको ऑटोमेट कर देता है और इसमें ट्रेसेबिलिटी प्रोवाइड होती है। और एक डेटाबेस टूल जैसे CRD, TRD और VCRI है, हम वेरीफाई कर श्योर करते हैं कि हमारे सारे रिक्वायरमेंट्स जो भी हैं वो टेस्ट केसेस से क्या हो, टेस्ट उन सभी को चेक क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा हो या चेक कर रहा है। तो SVD मेथड मतलब सिस्टम वेरिफिकेशन डायग्राम, द SVD टूल कनेक्ट्स द टेस्ट प्रोसीजर विद द रिक्वायरमेंट। तो SVD जो होता है उसके अंदर थ्रेड्स होते हैं, ये एलिमेंट्स को स्टिमुलेट करता है। एलिमेंट जो होते हैं फंक्शन विद रिक्वायरमेंट होते हैं। तो एलिमेंट इसमें कहते हैं द एक्यूमुलेशन ऑफ थ्रेड फॉर्म द एक्सेप्टेंस टेस्ट। तो जब ऐसे बहुत सारे टेस्ट वो आ जाते हैं तो इससे पता चलता है कि वो एक्सेप्ट इज द फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंसेस, मतलब अलग अलग जो थ्रेड्स हैं उसी के थ्रू हम एक्सेप्टेंस टेस्ट करते हैं, जो कि हमारे टेस्ट कर लेते हैं कि वो कितनी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है। और एक दूसरा मेथड होता है जो होता है फॉर्मल मेथड। तो ये क्या करते हैं, अप्लाई मैथमेटिकल मॉडलिंग इसमें लगाते हैं मेथड टू टेस्ट केस जनरेशन। इसमें मैथमेटिकल मॉडल से टेस्ट केस जनरेट होते हैं। दे इंक्लूड द एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज, जैसे कि इसके फाइनाइट ऑटोमेटा, वेरियस ग्राफिक मेथड, ये सब अलग अलग चीजें यूज होती हैं। और उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मल मेथड इसमें प्रॉपर हर केस के अकॉर्डिंगली ग्राफिकली डायग्राम होगा, उससे वैल्यू चेक कर लेंगे कि हमारी वैल्यू उसको रिक्वायरमेंट आ रही है या नहीं आ रही है। बेसिकली आपको रिक्वायरमेंट लैंग्वेज प्रोसेसर है, तो इसमें क्या होता है, फाइनाइट स्टेट मशीन तैयार होती है कि जो आपका सिस्टम है और उसके हिसाब से इसको मैच किया जाता है, तो एक्चुअल सिस्टम में भी यूज हो सकता है। अब ASM और FSM मेथड जो होते हैं हमारे उसमें क्या है, उसमें आप देखेंगे कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन लिखा जाता है, फिर रिक्वायरमेंट लैंग्वेज को प्रोसेस किया जाता है और फिर टेस्ट प्लान बनाया जाता है जनरेटर के लिए, और उसके बाद ऑटोमेटिक टूल यूज करके हम लोग फाइनल कोड को ऑटोमेटिक टूल यूज करते हैं। मतलब टेस्ट केस जनरेटर, टेस्ट केस को जनरेट करने के लिए जो एक मशीन आप यूज करते हैं वो होती है टेस्ट केस जनरेटर। तो जब आपका रिक्वायरमेंट लैंग्वेज प्रोसेसिंग का काम कंप्लीट हो जाता है तब एक टेस्ट केस जनरेटर, जिसको TPG कहेंगे, उसके थ्रू आप टेस्ट परफॉर्म करते हैं और फिर अपनी टेस्ट स्क्रिप्ट को ऑटोमेटिक टेक्स्ट के फॉर्म में सेव कर देते हैं और उस रिजल्ट को शो कर देते हैं। ये बात तो प्रोटोटाइपिंग मेथड भी एक इसमें है। तो प्रोटोटाइपिंग मेथड begins by developing a prototype of the target system. This prototype is then evaluated to see if it satisfies the requirement. हम एक प्रोटोटाइप छोटा मॉडल बना करके रखते हैं और उसके बाद उसमें देखते हैं वो छोटा हम बना सही से बनाए एज पर रिक्वायरमेंट की नहीं। तो एक बार प्रोटोटाइप का मॉडिफिकेशन छोटा होता है तो उसमें मॉडिफिकेशन आसान होता है। जब प्रोटोटाइप रेडी हो जाता है तो आउटपुट ऑफ प्रोटोटाइप बिकम्स द एक्सपेक्टेड आउटपुट फ्रॉम द फाइनल सिस्टम। जैसे बड़े सिस्टम को बना के नहीं चेक कर रहा आउटपुट, आप छोटे सिस्टम को बनाया, उसके ऊपर टेस्ट किया कि उसके किसके करस्पॉन्डिंग क्या आउटपुट आ रहा है, तो आप उसको चेक कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपको कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है तो उसका मिनिएचर बना करके हम चेक कर लेंगे और उसको कुछ बीम्स छोटे मिनिएचर साइज के डाल के देखेंगे कि वो लोड उठा पा रहा है या नहीं उठा पा रहा है। और अगर आप उसमें थोड़ा सा होगा, लेकिन ये आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव होगा, इससे बड़े लेवल के काम करने जा रहे हैं, तो आप छोटे पे जब सक्सेस मिल जाएगी तो बड़े में काफी कुछ इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। तो इसका मतलब प्रोटोटाइप जो होता है यूज होता है टेस्ट ओरेकल फॉर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के लिए यूज होता है। तो प्रोटोटाइप मेथोडोलॉजी में क्या है, रिक्वायरमेंट जानते हैं, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होता है, उसके बाद पहले सीधे प्रोजेक्ट में नहीं लगता है, पहले प्रोटोटाइप बनाते हैं, प्रोटोटाइप को टेस्टिंग होती है, प्रोटोटाइप के टेस्ट रिजल्ट सेटिस्फाई हो जाता है तो हम वापस से मॉड्यूल्स को रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं। तो इसमें फायदा ये है प्रोटोटाइप मेथोडोलॉजी में कि इसमें लेस फंक्शन मिसमैच होता है कि एंड इसमें कोई फाइनल स्टेज पे आप लोग इसमें क्या करते हैं, अरे इसके अंदर आप लोग एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कर रहे हैं, हर फंक्शन करस्पॉन्डिंग है, तो इसमें आप लोग का जब भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप लोग सीधे पता कर लेते हैं कि कौन से फंक्शन से कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें क्योंकि आपने क्लियर कट ये किया हुआ है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करना है,
तो यहाँ पे आप लोग देखिए, आप लोगों ने किया हुआ है कि आप हर प्रोजेक्ट जो FSM होता है, जितने मेथड हैं उनको आप लोग एक एक के करस्पॉन्डिंग अलग अलग बना हुआ है, जिसमें आपके लिए आइडेंटिफाई करना थोड़ा आसान पड़ता है कि हम लोग क्या करें, ट्रेस करना आसान होता है। ट्रेसेबिलिटी में ये मेथड अच्छा साबित होता है। ठीक है, तो ये ट्रेसेबल बनाता है। फिर अदर मेथड छोड़िए, इसमें अदर मेथड में आपके स्ट्रक्चर एनालिसिस मेथड भी है और सिमुलेशन मेथड। सिमुलेट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। सिमुलेशन इज मोर अ टूल फॉर एक्सेप्टेंस। सिमुलेट कर देने से हम बड़े बजट पे चीज़ों को बिना इंस्टॉल किए हुए भी हम सारी चीज़ों को छोटे लेवल पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। तो सिमुलेशन एक अच्छा मेथड होता है। स्ट्रक्चर एनालिसिस, जैसे आप लोगों को बताया था कि हम लोग IF वैल्यू वगैरह सब चीज़ें देख करके, रिलेशनशिप डायग्राम, ये सारी चीज़ें बना करके हम लोग अपने एडिंग टूल होते हैं जो कि हमारे टेस्ट को एक छोटे लेवल पे बिना कम्प्लीटली डेवलप किए भी हम लोग उसको एक्सेप्टेंस टेस्ट उसका देख सकते हैं कितना अच्छा आ रहा है। और हमारे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ UAT, तो इसमें क्या है टेस्ट ऑब्जेक्टिव कि ये कोई सॉफ्टवेयर है कि अगर कोई मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर है तो इसमें उसका ऑब्जेक्टिव होता है, एक पर्टिकुलर उसका ऑब्जेक्टिव होगा और उसका एक टेस्ट क्राइटेरिया, उसका एक क्या होगा, उसका हमारा एक सेकंड, उसका हमारा एक टेस्ट, उसका हमारा क्या होगा, एक टेस्ट क्राइटेरिया। तो और टेस्ट स्ट्रेटजी होगी, टेस्ट ओरेकल होगा और टेस्ट टूल होगी। तो ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, हम उसके एक्चुअल बिहेवियर को हम देखेंगे कि जो इंटेंडेड बिहेवियर था उसके हिसाब से वो कर रहा है या नहीं कर रहा है। और टेस्ट क्राइटेरिया, तो हम पता करते हैं कि कितने लिमिट तक हम रिजल्ट को हम लोग सही मानेंगे और उसको सही लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग टेस्ट क्राइटेरिया हो जाएगा। और टेस्ट स्ट्रेटजी में हम लोग क्या मानेंगे कि टेस्ट स्ट्रेटजीज आर द मेथड फॉर जनरेटिंग द टेस्ट केसेस। किस तरह से हम टेस्ट केसेस को जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया टेस्ट जनरेटर भी आते हैं और फॉर्मली और इनफॉर्मली डिफाइंड क्राइटेरिया आप सेट करते हैं और उसके बाद वो जनरेटर्स ऑटोमेटिक उसके लिए क्या करते हैं, टेस्ट केसेस को जनरेट कर देता है। आपके फिर बहुत सारे टेस्ट केस जनरेट हो जाते हैं हर सिचुएशन, हर डेटा टाइप और डेटा सेट के लिए, और उससे आप अपने डेटा को ज़्यादा तेजी से चेक कर पाते हैं। फिर टेस्ट ओरेकल, तो मान लीजिए कोई अनएक्सपेक्टेड आउटपुट हम आता है टेस्ट से, तो ये प्रोग्राम है, तो जो बॉडी डेटा के बॉडी को, प्रोग्राम के बॉडी को सेटिस्फाई करता है। अब हम उसका देखेंगे कुछ टेस्ट टूल्स। तो अगर हम लोग देखा जाए तो टेस्ट ऑब्जेक्टिव हम लोग क्या होता है, सबका तीनों लेवल का देखें तो हमारा सबका अलग है। हम लोग यूनिट टेस्ट की बात करें तो इसमें हम लोग यूनिट टेस्ट डेवलपर करते हैं, और लेकिन इंटीग्रेशन टेस्ट डेवलपर, हम सिस्टम तीनों को कंपेयर भी कर ले रहे हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन यूनिट टेस्ट, इंटीग्रेशन टेस्ट और सिस्टम टेस्ट को, तो और एक्सेप्टेंस टेस्ट को। तो जब इंटीग्रेशन टेस्ट की बात की जाए तो हमारा यहाँ ये तो हमारा डेवलपर भी कर सकते हैं और हमारा टेस्ट टीम भी कर सकती है, तो दूसरी टीम जिसने डेवलप ना किया हो। सिस्टम टेस्टिंग हमारा टेस्ट टीम ही करती है, और इसमें आप लोग का ये एक्सेप्टेंस टेस्ट यूजर करता है और कभी कभी डेवलपर भी करता है। अब इसके अंदर टेस्टिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, यूनिट टेस्ट में व्हाइट बॉक्स प्लेटफॉर्म दोनों यूज करते हैं। इंटीग्रेशन में जो हमारी टेस्टिंग स्ट्रेटजी होती है वो टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों होती है, और बिग बैंग स्ट्रेटजी भी होती है। वहीं पे हमारे सिस्टम में हमारी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग स्ट्रेटजी यूज होती है, क्योंकि जब सिस्टम करते हैं एज अ होल, और हमारा एक्सेप्टेंस में भी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग स्ट्रेटजी यूज होती है। फिर ऑब्जेक्टिव के बारे में देखा जाए तो हमारा यूनिट टेस्ट का ऑब्जेक्टिव होता है चेक फंक्शन ऑफ ईच यूनिट टेस्ट, यूनिट फीचर एंड हैंडल जो भी इनवैलिड है, इनपुट डेटा है या स्ट्रक्चर है, बाउंड्री वैल्यूज है, उनको हटा देना। तो यूनिट टेस्ट में ये सारी चीजें ठीक की जाती है। इंटीग्रेशन टेस्ट में हम लोग वर्किंग देखते हैं, ग्रुप की वर्किंग कितनी अच्छी है, आपस में ग्रुप ऑफ मॉड्यूल्स आप साथ में काम कर रहे हैं, और सारे मॉड्यूल्स और उनके बीच में होने वाले कम्युनिकेशन कॉल और इंटरफेस को हम लोग इंटीग्रेशन टेस्टिंग में चेक करते हैं। और सिस्टम टेस्टिंग में हम लोग फंक्शनल, नॉन फंक्शनल और परफॉर्मेंस स्टेबिलिटी रिलेटेड सिस्टम एज ए सिस्टम की सारी चीजें चेक करते हैं। और एक्सेप्टेंस लेवल में हम डेमोन्स्ट्रेट टू इवैल्यूएट द सिस्टम रेडीनेस फॉर द यूज, की सिस्टम कितना रेडी है यूज करने के लिए। और उसके बाद टेस्ट मेजर फंक्शंस एंड इंटरफेस एंड कॉमन एक्सेप्शंस, तो इसको चेक करते हैं। ये डेमोन्स्ट्रेटिव होता है, फंक्शन होता है कितना परफॉर्मेंस कैसी है उसकी, उसका कितना रेडी है सॉफ्टवेयर आपको डिलीवर करने के लिए। फिर यूनिट टेस्टिंग में हम लोग का सॉफ्टवेयर यूनिट जो होती है एक फ्री फ्रॉम डिजाइन एंड कोडिंग डिफेक्ट्स। तो टेस्ट केस जो होते हैं वो डिजाइन कोडिंग डिफेक्ट से अलग होते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग में भी ऐसा ही होता है, लेकिन ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट से मैच करते हैं इंटीग्रेशन टेस्ट। और सिस्टम टेस्ट में
तो कितने एक्सटेंट तक हमारा सॉफ्टवेयर हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। और एक्सेप्टेंस में होता है कि उसी तरह होता है कि हम चेक करते हैं कि सॉफ्टवेयर मीट कितनी यूजर्स एक्सपेक्टेशन को मीट कर रहा है, ये चेक किया जाता है। तो ये टेस्ट स्ट्रेटजी में होता है, टूल्स सब में अलग अलग हैं। टूल्स इसमें यूज होता है, जब यूनिट टेस्ट की बात करें तो कोड कवरेज टूल यूज होता है, डॉक्यूमेंटेशन टूल यूज होता है, टेस्ट जनरेटर, टेस्ट ड्राइवर और टेस्ट, ये सब चीजें यूज होती हैं। जब इंटीग्रेशन की बात करें तो उसमें भी टेस्ट जनरेटर, सिमुलेटर, कंपैरेटर, ये सारे यूज होते हैं। और सिस्टम की बात करें तो उसके लिए टेस्ट जनरेटर, टेस्ट लाइब्रेरी, सिमुलेटर, कंपैरेटर और स्ट्रेस लेवल टूल, ये सारी चीजें यूज होती हैं। और एक्सेप्टेंस में आपका हो जाता है कंपैरेटर, डॉक्यूमेंटेशन टूल, टेस्ट और ऑपरेशनल प्लेटफॉर्म, ये सारे होते हैं। अब मेजर प्रॉब्लम ऑफ एडहॉक टेस्टिंग क्या होती है? तो आप लोग का इस तरह से कहा जाए यूजर टेस्ट कर रहा है, बाहर से टेस्ट कर रहा है, तो काइंड ऑफ एडहॉक टेस्टिंग है कि इसमें कोई टेक्निक नहीं होती जिससे कि आप प्रोग्राम की कंसिस्टेंसी, कंप्लीटनेस और करेक्टनेस को चेक कर सकें। और इसके बाद कि अगर आपका कि टेस्टिंग प्लान जो है वो मैच कर रहा है रिक्वायरमेंट के साथ कि नहीं कर रहा है। पहली बात, आपने प्लान बनाया है वो भी मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है गिवन रिक्वायरमेंट के साथ। अगर उसमें ही गलती होगी तो एक्सेप्टेंस टेस्ट तो गलत होगा ही। और कोई मेथोडोलॉजी नहीं यूज प्रोग्राम टू एक्सरसाइज द एक्सटर्नल बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। अगर किसी सिस्टम का एक्सटर्नल बिहेवियर चेक करना हो तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में इसके बारे में कोई खास बात नहीं चेक की जाती है। तो ये मेथड है। तो हम लोग आप इसके बाद बिहेवियर के बेस पे देखते हैं। इसमें कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिसको हम लोग देखेंगे, सिनेरियो स्कीमास क्या है, इसको हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। तो